हेलो डियर, कैसे हो आप। मेरा नाम है आशीष गौतम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उदारवाद के बारे में। जानेंगे लिबरलिज्म को डीपली एनालिसिस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें उदारवाद को इंग्लिश में लिबरलिज्म कहते हैं। देखिए, उदारवाद क्या है? तो उदारवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि राजनीति को पहचानने का, अपने राज्य में जो राजनीति चल रही है, वो राज्य में जो राजनीति चल रही है वो किस विचारधारा की राजनीति है। तो ऐसी ही विचारधारा है एक उदारवाद, यानी कि एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है उदारवाद जो स्वतंत्रता और समानता के विचारों पर स्थापित है। यानी कि उदारवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है, एक ऐसा फिलोसफिकल आइडिया है, ऐसी आइडियोलॉजी है जो स्वतंत्रता और समानता के विचारों पर स्थापित है। उदारवाद के अगर फादर की बात करें तो उदारवाद के जनक जॉन लॉक को माना जाता है। उदारवाद की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में हुई थी, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही हुई थी। और मैं आपको बता दूं, ये यूरोप के इंग्लैंड में सबसे पहले उदारवाद की उत्पत्ति का जिक्र देखा गया था। अगर हम बात करें उदारवाद का उदय, उदारवाद की उत्पत्ति किन किन परिस्थितियों में हुई, तो देखिए, नंबर 1 है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के आने से उदारवाद की तरफ रुख हुआ। हम यूँ कहें कि उदारवाद के उदय की कौन कौन सी परिस्थितियाँ थीं, तो नंबर 1 आता है पुनर्जागरण काल। जी हाँ, पुनर्जागरण काल में साहित्य कला में बहुत ज़्यादा चेंज हुए। दार्शनिक और आर्थिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, राजनीतिक अनेक परिवर्तन आए। व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया गया और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा मिला पुनर्जागरण काल में। अगली बात करें तो धर्म सुधार। जी हाँ, धर्म सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में कराए गए थे। जर्मनी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा चले थे ये धर्म सुधार आंदोलनों से। ये हो गया कि राजनीतिक मामलों में राज्य की श्रेष्ठता स्थापित हुई और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय हुआ। अगली बात करें तो औद्योगिकीकरण। जी हाँ, औद्योगिकीकरण देखिए किस प्रकार से है, तो मैं आपको बता दूं। औद्योगिकीकरण के आने से होता क्या है कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का स्थान जो है उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था ने ले लिया। यानी कि जो एग्रीकल्चर बेस हमारी इकोनॉमी थी, उसका स्थान किसने ले लिया? हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमी ने ले लिया। जिससे क्या हुआ? बाजारों की तलाश स्टार्ट हो गई और राज्यों का न्यूनतम हस्तक्षेप स्टार्ट हो गया। ये था औद्योगिकीकरण। अगली बात करें तो ज्ञानोदय। जी हाँ, ज्ञानोदय भी एक कारण है उदारवाद के उदय का। तो ज्ञानोदय में क्या हुआ? इससे बौद्धिक क्रांति का प्रसार हुआ। इंटेलिजेंसी जिसे आप कहते हो, मन मस्तिष्क से सबने सोचना विचारना स्टार्ट करा। तेजी के साथ लोगों की सोच में परिवर्तन आए, लोगों का दृष्टिकोण में व्यापक बदलाव देखने को मिला ज्ञानोदय काल में। और मानव के विवेकशील प्राणी को समझा गया कि मानव एक तर्क शक्ति प्राणी है, वो तर्क ले सकता है, विवेकशील प्राणी है। अगली बात करें तो मध्यम वर्ग का उदय। जी हाँ, मध्यम वर्ग का उदय भी उदारवाद के उदय की परिस्थितियों में माना जाता है। तो अगर बात करें मध्यम वर्ग के उदय में, तो सामंतवादी विशेषाधिकारों के उभरते हुए मध्यम वर्ग ने कड़ी चुनौती दी। मध्यम वर्ग का जो उदय हुआ था वो सामंतवादी व्यवस्था को जब विशेषाधिकार मिले तो कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग का उदय हो गया। देखिए, सामंतवादी व्यवस्था क्या होती है मैं आपको बता दूं। देखिए क्या है, एक त्रिभुज देखिए, त्रिभुज में सबसे ऊंचा जो है वो राजा बैठा हुआ है, उससे नीचे जो है उसके मतलब कि नीचे उसके मतलब कि रक्षक बैठे हुए हैं, सैनिक बैठे हुए हैं। तो सैनिक जो है राजा जो है सैनिकों को, जो उसके रक्षक हैं, उन्हें वो थोड़ी विशेष चीज़ दे देता है और मजदूर वगैरह का शोषण करता है, जो किसान होते हैं उनका। तो जो बीच में है, मतलब कि जो किसान मजदूर और राजा के जो बीच में हुए, वो वहाँ पर क्या कहलाएंगे? वो सामंतवादी व्यवस्था कहलाएगी वहाँ पे। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ज्ञानोदय में आपने देखा इसी प्रकार से मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग में जब ये उभरता हुआ मध्यम वर्ग का आया, सामंतवादी विशेषाधिकारों से हटते हुए, तो अधिकारों, स्वतंत्रता और समानता का नारा बुलंद हुआ। हम यूँ कह सकते हैं कि परंपरावाद का स्थान विवेकवाद ने ले लिया। जी हाँ, परंपरावाद का स्थान किसने ले लिया? विवेकवाद ने ले लिया। इसी प्रकार से होता है वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति। वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति में क्या होता है? इसमें छापे खाने का आविष्कार होने लग जाता है। छापे खाने का आविष्कार, वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति जब आती है तो कहीं ना कहीं जब देख रहे हो सारी चीज़ उदारता दिख रही है, सब चीज़ों का नया चीज़ आ रही हैं, ठीक है, धीरे धीरे चीज़ों का
नेतृत्व हो रहा है। भाप के इंजन का निर्माण भी इसी दौरान हुआ था, वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति में। भाप के इंजन का निर्माण जेम्स वॉट ने जो करा था, वो इस दौरान आने से यातायात का मार्ग सुगम हो गया। तो ये थे उदारवाद के उदय की परिस्थितियों के मुख्य कारण, जिनके कारण हम कह सकते हैं उदारवाद का उदय हुआ। अगली बात करें तो उदारवाद के प्रकार। जी हाँ, उदारवादी परंपरा के विविध चरण हैं। उदारवाद के 3 प्रकार मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो उदारवाद कितने प्रकार के होते हैं, डीपली एनालिसिस करेंगे उदारवाद के प्रकारों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। देखिए, उदारवादी परंपरा के विविध चरण, या यूं कहें उदारवाद के प्रकार। तो उदारवाद मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 क्लासिकल उदारवाद, नंबर 2 समकालीन उदारवाद, नंबर 3 आधुनिक उदारवाद। जी हाँ, ठीक है। नंबर 1 क्लासिकल उदारवाद, नंबर 2 समकालीन उदारवाद, नंबर 3 आधुनिक उदारवाद। पहले हम बात कर लेते हैं क्लासिकल उदारवाद के बारे में। देखिए, क्लासिकल उदारवाद को हम शास्त्रीय उदारवाद भी कहते हैं, परंपरागत उदारवाद भी कह सकते हैं, नकारात्मक या नेगेटिव उदारवाद भी कहते हैं। क्लासिकल उदारवाद में जो क्लासिकल शब्द है वो अंग्रेजी का शब्द है, जिसे हिंदी में शास्त्रीय कहेंगे, यानी कि शास्त्रीय उदारवाद। इसे चिरसम्मत उदारवाद भी कहते हैं और 19वीं सदी के उदारवाद के नाम से भी क्लासिकल उदारवाद को जाना जाता है। अगली बात करें तो क्लासिकल उदारवाद में क्या क्या खास चीज़ें थीं। तो देखिए, क्लासिकल उदारवाद सामंतवाद से पूंजीवाद युग के उदय और औद्योगिकरण का परिणाम है। हमने पहले ही चर्चा कर ली है कि भाई उदारवाद का उदय किन किन कारणों से हुआ। तो हमने वहाँ पे जाना था मध्यम वर्ग का जब उदय हुआ। इसमें हमने देखा कि सामंतवादी से पूंजीवादी युग का जब उदय होता है, मतलब कि जब सामंतवादी व्यवस्था टूटती है और उससे आगे फिर पूंजीवादी युग का उदय होता है, और औद्योगिकरण का जो रिजल्ट आता है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है कि कृषि प्रधान इकोनॉमी को स्थान किसे मिल गया, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमी ने ले लिया स्थान। तो औद्योगिकरण का परिणाम जो हुआ वो क्लासिकल उदारवाद में तब्दील हो गया। अहंकारपूर्ण, मतलब कि एक अहम, जो जिसे आप गुस्सा कहते हो, एक अहंकारपूर्ण व्यक्तिवाद को स्वीकारा। मतलब कि व्यक्ति जो है, एक अहंकार होता है व्यक्ति में, उसे कहीं ना कहीं स्वीकार किया गया कि वो मनमानी करे अपनी, तो स्वीकार करा गया, जो तर्कसंगत और आत्मनिर्भर होता है। कहने का मतलब क्या है, भाई व्यक्ति को पता है, वो कितना भी अपने अच्छा सोचे, कितना बुरा सोचे, पर उसे पता है कि मेरे लिए अच्छा रिजल्ट क्या होगा तो बुरा क्या होगा। इसलिए व्यक्ति एक तर्कसंगत और आत्मनिर्भर प्राणी है, ये व्यक्तियों ने माना क्लासिकल उदारवाद में। बात करें क्लासिकल उदारवाद में मुख्य विचार कौन कौन से हैं, मुख्य सब्जेक्ट कौन कौन से हैं क्लासिकल उदारवाद के, जिन्हें क्लासिकल उदारवाद जिसको विशेष बनाता है। तो देखिए, क्लासिकल उदारवाद में सीमित सरकार की बात होती है, यानी कि एक लिमिटेड सरकार की, सरकार जो है एक सीमित सरकार रहेगी, बहुत ही कम हस्तक्षेप करेगी, भाई बहुत ही ना के बराबर हस्तक्षेप करेगी। कानून का शासन होगा। जी हाँ, क्लासिकल उदारवाद में कानून का शासन तो जरूर होता है कि सबके साथ बिना किसी भेदभाव के कानून जो है अपना काम करे, मतलब कि वो किसी के बिना उसमें टांग अड़ाए, मतलब कि अपना काम करे। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी का बुरा भी नहीं करा है और व्यक्ति जो है कानूनों से बिना मतलब कि इंटरफेयर कर रहा है उसके कार्य में, तो ये बड़ी गलत बात है। तो कानून का शासन स्थापित होने लगा, निजी संपत्ति का स्वामित्व स्थापित होने लगा क्लासिकल उदारवाद में। निजी संपत्ति का मतलब है कि मान लीजिए किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी जितनी भी है वो उसका मालिकाना हक जुटाने लगा कि हाँ मैं इसका मालिक हूँ। समझौते करने लगे। देखिए, सामाजिक समझौता क्लासिकल उदारवाद में आता है। समझौता क्या है कि समाज में रहने के लिए हमें एग्रीमेंट, मतलब कि एक मेल मिलाप का नज़रिया देखने को मिला क्लासिकल उदारवाद में। समझौते का जिक्र जो है थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो ने किया है। सामाजिक समझौते का जिक्र मैं आपको बता दूं। और देखिए, सामाजिक समझौते को इसे कायम करने की आज़ादी दी गई। मतलब कि समझौता जब कायम ही नहीं होगा समाज के बीच, हम समझौते के माध्यम से रहते हैं। मान लीजिए हम अपनी फैमिली में भी रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ता है हमें कभी कभी। तो ऐसे ही राज्य और नागरिकों के बीच भी हमें कहीं ना कहीं एक जो है समझौता करना होता है। इसी समझौते की यहाँ पर बात चल रही है। अगली बात करें तो देखिए, समझौते को कायम करने की आज़ादी और निर्यात या किस्मत की जिम्मेदारी। मतलब कि इसका मतलब क्या है, निर्यात या किस्मत की जिम्मेदारी। कहने का मतलब क्या है कि निर्यात हम कैसा करें वो तो किस्मत की जिम्मेदारी, एक जिम्मेदारी हमारे पास है कि हमारी किस्मत कैसी होगी, हमें बिजनेस में मतलब कि हमारा ठप होगा या चलेगा, वो तो किस्मत की जिम्मेदारी है। हम कितना भी निर्यात करें, वो इन चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर कोट करें, कोटेशन देखें तो हॉर्बर्ट स्पेंसर हमारे
बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने हस्तक्षेप की नीति की जोरदार वकालत की है। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है एमसीक्यू में, वहाँ पूछा जाता है कि हस्तक्षेप की नीति की जोरदार वकालत करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से आपको हॉवर्ड स्पेंसर टिक करना होता है। तो हॉवर्ड स्पेंसर ने क्लासिकल उदारवाद यानी कि उदारवाद के अंदर हस्तक्षेप की नीति की जोरदार वकालत की है। यह हस्तक्षेप की नीति का मतलब क्या है? राज्य किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। एडम स्मिथ, उधर ही एडम स्मिथ क्या कहते हैं? एडम स्मिथ को आपको पता ही होगा, इन्हें इकोनॉमिक्स के फादर कहा जाता है। इन्होंने राष्ट्र की संपत्ति के नाम से एक बुक भी लिखी थी 1776 में। देखिए, अगर बात करें तो एडम स्मिथ ने मुक्त व्यापार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और बाजार की स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया है कि बाजार स्वतंत्र होना चाहिए, मुक्त व्यापार, खुली इकोनॉमी होनी चाहिए। उधर ही जॉन लॉक ने जिक्र किया है। जॉन लॉक कहते हैं कि सरकार नागरिकों के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की सुरक्षा करे। ठीक है, जॉन लॉक जो कौन है? जॉन लॉक, जिन्हें उदारवाद का पिता कहा जाता है। जॉन लॉक ने कहा कि सरकार नागरिकों के जीवन और संपत्ति, स्वतंत्रता की सुरक्षा करे। अगली बात करें तो आधुनिक उदारवाद की तरफ रुख करते हैं। हमने अब तक जाना उदारवाद के प्रकार में क्लासिकल उदारवाद के बारे में, अब जानेंगे आधुनिक उदारवाद के बारे में। तो आधुनिक उदारवाद क्या है? देखिए, हम बात करें तो आधुनिक उदारवाद हस्तक्षेप की नीति का दुष्परिणाम ये हुआ कि समाज में व्यापक है समानता आ गई। मतलब कि जब राज्य ने हस्तक्षेप करना बंद कर दिया तो उसका गलत परिणाम हुआ। गलत परिणाम क्या हुआ कि असमानता आ गई भाई समाज में। आर्थिक संसाधनों पर एक अमीर वर्ग, एक प्रभुत्वशाली वर्ग का ही एकाधिकार हो गया, जो संसाधन थे। ठीक है, संसाधन मतलब कि कोई से भी हो सकते हैं। संसाधन तो कैसी भी आप चीज़ ले सकते हो, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पाई जाने वाली जो चीज़ होती है वही संसाधन है। उन संसाधनों पर एकाधिकार होने लग गया। वैश्विक मंदी छा गई। ठीक है, जीडीपी में काफ़ी तेज गिरावट देखने को मिली। मजदूरों का क्रूरतम शोषण होने लगा। इसी कारण से आधुनिक उदारवाद का उदय हुआ। देखिए, मैं आपको बता दूं, आधुनिक उदारवाद को सकारात्मक उदारवाद, समाजवादी उदारवाद और 20वीं सदी का उदारवाद भी कहा जाता है। आधुनिक उदारवाद के प्रमुख सब्जेक्ट या यूं कहें प्रमुख विचार क्या हैं? तो देखिए, आधुनिक उदारवाद के हैं कल्याणकारी राज्य की एक जो है वेलफेयर स्टेट की बात करी जाती है। आधुनिक उदारवाद में वेलफेयर स्टेट की, यहाँ पर व्यक्तिगता की बात करी जाती है। आधुनिक उदारवाद में व्यक्तिगता की, ठीक है, यानी कि पर्सनलाइजेशन। स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष लिया जाता है आधुनिक उदारवाद में। और आर्थिक प्रबंधन यानी कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बात करी जाती है कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट होना बेहद ज़रूरी है। उसके बिना राज्य का चलना और नागरिक अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पाएंगे। मनुष्य को प्रगतिशील प्राणी माना गया आधुनिक उदारवाद में कि मनुष्य एक प्रगतिशील प्राणी है, वो अपना प्रोग्रेस खुद कर सकता है, राज्य उसके कार्य में किसी प्रकार का इंटरफेयर ना के बराबर करे। वितरणात्मक न्याय के मूल्य को स्वीकार करता है। मतलब कि जो हम संसाधनों का जो हम वितरण करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट जो करते हैं, वो जो थ्योरी है जस्टिस की, किसी भी चीज़ को हम बांटते हैं तो हम उसे भी समानता के साथ बांटें। ऐसा ना करें कि मतलब कि इसे ही इसलिए हमने इसे समाजवादी उदारवाद कहा क्योंकि भाई इसमें समाज के नज़रिए की तरफ देखा गया, इसमें पर्टिकुलर एक वर्ग की तरफ नहीं ध्यान दिया गया। इसलिए यहाँ पर देखिए वितरणात्मक न्याय के मूल्य को स्वीकार किया गया। क्लासिकल की तुलना में राज्य को अधिक काम करवाता है। जी हाँ, आधुनिक उदारवाद क्या है कि क्लासिकल उदारवाद में राज्य को काम जो है ना के बराबर करना पड़ता है, लेकिन क्लासिकल उदारवाद की तुलना में आधुनिक उदारवाद को जो है राज्य को अधिक काम करना पड़ता है। अगर हम कोट पढ़ें जे.एस. मिल का, तो जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं किसी व्यक्ति के कार्य से किसी और को नुकसान ना हो तो उस व्यक्ति के कार्य में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जा सकती और यह मनुष्य के विवेकशील प्राणी मानते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि आधुनिक उदारवाद में जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के कार्य से किसी अन्य व्यक्ति के कार्य में कोई भी मतलब कि गलत चीज़ नहीं हो रही है, किसी और का नुकसान नहीं हो रहा है उसके कार्य करने से। जब वो किसी और का नुकसान नहीं कर रहा तो कानून व्यवस्था जो है उस पर हावी क्यों हो रही है, उस पर मतलब कि इंटरफेयर क्यों कर रही है कि भाई उसे तो अब आज़ादी से जीने दो ना, जब उसके कार्य से किसी और को दुख नहीं हो रहा। तो यहाँ पर इतनी चीज़ जे.एस. मिल कहते हैं और इसी के साथ साथ जे.एस. मिल मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हैं। अगली बात करें तो समकालीन उदारवाद की तरफ रुख करें तो देखिए समकालीन उदारवाद इसका प्रधान विषय क्या है? तो देखिए समकालीन उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और राज्य की भूमिका रहे हैं। समकालीन उदारवाद के जो प्रमुख सब्जेक्ट रहे हैं, मतलब कि समकालीन उदारवाद में जो चीज़ पढ़ी जाती हैं वो है व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा, कि उसकी भाई लिबर्टी का सेफ रह सके उसकी लिबर्टी,
और राज्य का इंटरफेयर रहे। ठीक है, स्वतंत्रता की रक्षा, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता की रक्षा है उसमें कहीं ना कहीं राज्य की भूमिका जरूर होनी चाहिए। इसे ही देखिए समकालीन उदारवाद को हमने न्यू लिबरलिज्म यानी कि नव उदारवाद भी कहा। 1980 के दशक में यूएसए और यूके में भी अधिक लोकप्रिय हुआ समकालीन उदारवाद। 1980 के दशक में हस्तक्षेप की नीति को फिर से लागू करने का समर्थन करता है समकालीन उदारवाद। देखिए हमने बात करी थी, सबसे पहले उदारवाद की तरफ बात करें तो सबसे पहले उदारवाद में आपने देखा था, जिस हमने क्लासिकल उदारवाद कहा, उसमें देखिए हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते हैं। फिर आया था आपका कौन सा, आधुनिक उदारवाद। आधुनिक उदारवाद में हमने हस्तक्षेप की नीति को बुरा ठहराया। फिर हमने समकालीन उदारवाद में हस्तक्षेप की नीति को सही ठहरा रहे हैं, यानी कि दोबारा से लागू करने की बात कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। और यह कल्याणकारी राज्य को आर्थिक विकास में बाधक मानता है। कहता है कि जो वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं ना, कि वेलफेयर स्टेट, हम राज्य जो है कल्याण करेंगे जनता का, नागरिकों का, तो ये तो बड़ी गलत बात है। वो क्या करते हैं, आर्थिक विकास में बाधा डालते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है अगर राज्य कल्याणकारी व्यवस्था के नाम पे कोई कार्य करता है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, बाधक बनता है। अगली बात करें तो राज्य के कार्य क्षेत्र को पुनः सीमित करता है समकालीन उदारवाद। मतलब कि राज्य के कार्य को कम से कम एक लिमिटेड कार्य कर दिया, यानी कि एक लिमिट में रहकर ही राज्य कार्य करेगा। इसने निजीकरण और भूमंडलीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, भूमंडलीकरण का को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण भी कहते हैं। वैश्वीकरण का मतलब आपको पता ही होगा, एक राज्य से दूसरे राज्य का वस्तुओं का, मजदूरी का, विचारों का मुक्त प्रवाह जब होता है तो वही वैश्वीकरण कहलाता है। यानी कि प्राइवेटाइजेशन होने लग गया और ग्लोबलाइजेशन होने लग गया एक देश से दूसरे देश का, उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया गया समकालीन उदारवाद में। मैं आपको बता दूं, समकालीन उदारवाद में बाजार कट्टरवाद का रूप भी देखने के लिए मिला। बाजार कट्टरवाद यानी कि इसे फंडामेंटलिज्म भी कहते हैं अंग्रेजी में, बाजार कट्टरवाद को। बाजार को ही बेहतर समझा गया, यानी कि एक जो है बाजार में कहीं ना कहीं हमें अहम देखने के लिए मिला एक गुस्सा कि बाजार ही सबसे सर्वोपरि है, बाजार के आगे सरकार भी कुछ नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था भी कुछ नहीं है। बाजार से ही किसी समाज की एक अच्छी चीज, तुम स्वतंत्रता पहचानने जा रहे हो तो उस बाजार से पहचान सकते हो कि बाजार किस तरह से चल रहा है, उसकी तुम स्वतंत्रता को वहीं से पहचान सकते हो। बाजार को ही यहाँ पर बेहतर समझा गया। इसी प्रकार से समकालीन उदारवाद की तरफ रुख करें तो यहाँ पर देखिए कार्ल पॉपर हमारे एक बहुत बड़े विद्वान हैं, समकालीन उदारवाद में कहते हैं कि इतिहासवाद पर तीव्र प्रहार करते हैं और वैज्ञानिक ज्ञान के प्रति आस्था प्रकट करते हैं। कार्ल पॉपर जो हैं वो इतिहासवाद यानी कि जो हमारा हिस्ट्रीनिज्म है, यानी कि इतिहासवाद है, उस पर दबाव डालते हैं। कहते हैं भाई ये तो उखाड़ दो, इतिहास को तो उसकी तरफ तो देखो ही मत ना, और वैज्ञानिक ज्ञान जो है, जो साइंटिफिक नॉलेज है, ठीक है, उसकी तरफ आस्था व्यक्त करते हैं कि नई नई चीज़ होनी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन की तरफ आप ध्यान रखना, ग्लोबलाइजेशन का रुख कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक ज्ञान के प्रति आस्था व्यक्त की जाती है। यहीं एक हैं A.F. हेयक, वो बहुत बड़े विद्वान हैं A.F. हेयक। A.F. हेयक कहते हैं कि आर्थिक हस्तक्षेप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरनाक है। यानी कि यदि राज्य किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक इंटरफेयर करता है नागरिकों के कार्य में, तो वो एक लिबर्टी को एक डेंजर रूप में बन जाती है। उनके लिए लिबर्टी, व्यक्ति के लिए जो लिबर्टी है यानी कि जो स्वतंत्रता है, वो एक खतरनाक हो सकती है, डेंजर हो सकती है। यानी कि राज्य जो है न्याय के नाम पर प्रगति में, सक्सेस में रोड़े अटकाएगा। यूं कहते हैं A.F. हेयक कि न्याय के नाम पे अगर राज्य कोई भी कार्य करेगा तो वो कहीं ना कहीं सक्सेस होने में रोड़े अटकाएगा। यहीं ही मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं, मिल्टन फ्रीडमैन के साथ रॉबर्ट नोजिक की विचारधारा भी एक ही है। मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नोजिक कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य का कोई अर्थ ही नहीं है, कि वेलफेयर स्टेट तो होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नोजिक वेलफेयर स्टेट की औचित्यहीन मानते हैं कि वेलफेयर स्टेट एक औचित्यहीन कारक है, एक औचित्यहीन विषय वस्तु है, कल्याणकारी राज्य। अगली बात करें तो देखिए उदारवाद को अब तक हमने पढ़ा, उदारवाद के प्रकार। अब हम जानेंगे डीपली एनालिसिस के साथ, बुलेट पॉइंटों के साथ उदारवाद को एक नज़र में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हमने पहले बात करी, उदारवाद के जनक जॉन लॉक को माना जाता है, आपको पता ही होगा। तो देखिए उदारवाद को हम एक नज़र में जानेंगे तो उदारवाद का जो नारा है, या हम उदारवाद का वैल्यू जिसे कहें तो जियो और जीने दो का मूल्य कहते हैं उदारवाद को। इसमें जियो और जीने दो का नारा प्रमुख है। मनुष्य को विवेकशील प्राणी माना जाता है उदारवाद के अंदर, कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, उसे पता है कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है।
इसकी उत्पत्ति 17वीं सदी में यूरोप के इंग्लैंड से हुई है, आपको पता ही होगा। इस उदारवाद में संसाधनों पर राज्य का नहीं बल्कि समाज का नियंत्रण होता है, यानी कि संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता बल्कि समाज का नियंत्रण स्थापित होता है। एक लिबरलिज्म के अंदर राज्य का कम से कम इंटरफेयर की बात करी जाती है और राज्य ना के बराबर शक्ति होता है, यानी कि पावरफुल नहीं होता राज्य, होता है केवल ना के बराबर शक्तिशाली होता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और सीमित सरकार पर बल देते हैं उदारवाद के अंदर, ठीक है। मतलब कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और सीमित सरकार, एक लिमिटेड सरकार के ऊपर बल देते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ बात करी जाती है और ओपन इकोनॉमी की तरफ भी रुख करा जाता है कि एक ओपन इकोनॉमी होनी चाहिए। अब तक हमने जाना, हम यूँ कह सकते हैं कि पूरा निष्कर्ष आपको इस वाली स्लाइड में देखने के लिए मिल सकता है। सामाजिक समझौते और सहमति पर अधिक बल देता है उदारवाद। सामाजिक समझौते का स्वीकार किस किसने किया तो आपको पता ही होगा, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स और रूसो सामाजिक समझौते का पूरी तरह से जोरदार वकालत करते हैं, सामाजिक समझौते की और सहमति की, कि भाई समाज में सहमति होना बेहद ज़रूरी है। कि अगर मान लीजिए कोई भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें एक पर्टिकुलर किसी समाज की सहमति नहीं है तो वो एक गलत कार्य है, कहीं ना कहीं उसे फिर हमें रोक देना चाहिए। यहीं पर ही व्यक्तिगत अधिकारों, पूंजीवाद, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म और लैंगिक और नस्लीय समानता और अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थन करते हैं उदारवाद के अंदर, ठीक है। कि लोकतंत्र, जनता का शासन होना बेहद जरूरी है। धर्मनिरपेक्ष, किसी भी धर्म से मतलब कि हम परे रहेंगे, किसी भी धर्म में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेंगे। लैंगिक समानता का मतलब है कि स्त्री पुरुष और मतलब कि जो हमारे अन्य लिंग हैं वो मतलब कि हर तरह से समानता के साथ बर्ताव उनके साथ करा जाएगा, नस्लीय भेदभाव नहीं होगा। और अंतर्राष्ट्रीयता का सम्मान करेंगे क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीयता का सम्मान करना बेहद जरूरी है। जान लेते हैं उदारवाद पर महान विद्वानों के विचार क्या क्या हैं। तो देखिए हमने 3 महान विद्वान लिए हैं। नंबर 1 जॉन लॉक, नंबर 2 J.N.G.K. रूसो और नंबर 3 थॉमस हॉब्स। पहले हम जान लेते हैं जॉन लॉक उदारवाद पे क्या कहते हैं। आपका कोई भी थ्योरी का पेपर आता है लिखने के लिए और आपका पूछा गया जॉन लॉक के बारे में, अगर आप वहाँ पे ऐसे लिखते हो कि जॉन लॉक ने ये कहा और उसे कोटेशन दे देते हो, ठीक है, कोटेशन में बंद कर देते हो, जॉन लॉक बड़े मोटे अक्षर से लिख दोगे तो काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन बनती है पेपर के अंदर, ठीक है। तो जॉन लॉक क्या कहते हैं, तो देखिए जॉन लॉक सहमति, विवेक की आज़ादी, कि विवेक की आज़ादी पर बल देते हैं जॉन लॉक कि विवेक को आज़ाद रहना चाहिए। मनुष्य के जो मस्तिष्क है उसे एक आज़ाद रहना चाहिए, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी मानते हैं जॉन लॉक। न्यूनतम संवैधानिक राज्य पर बल देते हैं कि संवैधानिक जो राज्य है वो कम से कम अपना बल का प्रयोग करे, बहुत ही कम अपने बल का प्रयोग करे। और एक सभ्य समाज और राजनीतिक सत्ता की स्थापना के पक्षधर हैं जॉन लॉक, जिन्हें उदारवाद के पिताजी कहा जाता है। जॉन लॉक के हमने बात करी, सभ्य समाज यानी कि एक जो है मैनर्स फुल सोसाइटी की बात करते हैं जॉन लॉक, और राजनीतिक सत्ता की स्थापना होती है जिससे। J.J. रूसो की बात करें तो जीन जैकस रूसो यानी कि J.J. रूसो स्वतंत्रता पर सर्वाधिक बल देते हैं, स्वतंत्रता पर सर्वाधिक बल देते हैं। J.J. रूसो का कहना है कि मान लीजिए स्वतंत्रता और समानता में भी बीच में लड़ाई हो जाए तो उसमें हम सबसे पहले जो प्राथमिकता यानी कि हम जो एक प्राथमिकता रखेंगे तो उसमें हम समानता को सेकंड नंबर पे रखेंगे और स्वतंत्रता को सबसे पहले एक्सेप्ट करेंगे। तो स्वतंत्रता पर सर्वाधिक बल देते हैं J.J. रूसो। सामान्य इच्छा आधारित समुदाय, नैतिक राज्य और चरित्र का समर्थन करते हैं कि चरित्र का समर्थन, नैतिक राज्य का समर्थन। असमानता को सामाजिक बुराई मानते हैं कि एक जो इनइक्वालिटी है वो एक समाज में एक बुराई की तरह है। और प्रतिनिधि सरकार के खिलाफ हैं J.J. रूसो कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं प्रतिनिधि सरकार को खिलाफ मानते हैं J.J. रूसो। अगली बात करें तो थॉमस हॉब्स की। थॉमस हॉब्स कहते हैं सर्वशक्तिशाली राज्य का समर्थन, सभ्य समाज, राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना, स्वरक्षा को प्राकृतिक अधिकार और परिपूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना करते हैं। यानी कि उदारवाद की तरफ थॉमस हॉब्स का कहना है कि सर्वशक्तिशाली राज्य का समर्थन करते हैं कि राज्य को सर्वशक्तिशाली होना चाहिए। वहीं देखिए थॉमस हॉब्स जो हैं देखिए थोड़ा क्रिटिक कर रहे हैं कि उदारवाद को हमें विपक्ष के पॉइंट में दिख रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता होगा राज्य को तो सर्वशक्तिशाली नहीं होने दिया जाता उदारवाद के अंदर, व्यक्ति सर्वशक्तिशाली होना चाहिए।
सभ्य समाज की तरफ बात कर रहे हैं जे रूसो, वो जॉन लॉक की तरह ही थॉमस हॉब्स। और राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना की बात करते हैं कि राजनीतिक प्रभुसत्ता होना बेहद जरूरी है। संप्रभुता की बात भी करते हैं थॉमस हॉब्स। और स्वरक्षा को प्राकृतिक अधिकार मानते हैं कि हम स्वयं की रक्षा करें, ये हमारा अधिकार है, हम स्वयं की रक्षा करें और ये हमारा प्राकृतिक अधिकार है, ये तो हमें नेचर ने फ्री में दिया है। परिपूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना करते हैं थॉमस हॉब्स। धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना करते हैं कौन? थॉमस हॉब्स। तो इस प्रकार से आप उदारवाद को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे मित्रों। मैं आशा करूंगा कि आपको अगर कुछ भी अब भी डाउट है तो हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, हम आपके प्रश्न का सेटिस्फेक्शन ज़रूर करेंगे। तो हमें दीजिए जब तक के लिए इजाज़त। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि डिजिटल नोट्स हैं और इन नोट्सों को बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, और इसलिए अगर आप एक लाइक कर दोगे तो मेरे अंदर ऐसी ही और वीडियो बनाने का मोटिवेशन आ जाता है। यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पर आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा इस पीडीएफ के लिए। इसलिए ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और एक शेयर ज़रूर बनता है, क्योंकि मित्रों आप देख रहे हो डिजिटलाइजेशन मोड है, अट्रैक्टिव नोट्स के माध्यम से हमने वीडियो प्रेजेंटेशन करी है। तो तब तक के लिए दीजिए थैंक्स टू पॉलिटी के डायरेक्टर को आशीष गौतम को इजाज़त। तो हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.